हेलो एवरीवन। आज हम एटीटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एटीटी मतलब एंटी ट्यूबरक्युलर थेरेपी विच डिस्ट्रॉय माइकोबैक्टीरियन ट्यूबरक्युलाई विच काउज ट्यूबरक्यूलोसिस डिजीज। तो इसमें हम दो टाइप के ड्रग देखते हैं। एक होता है फर्स्ट लाइन ड्रग एंड दूसरा सेकेंड लाइन ड्रग। फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन ड्रग इसमें इसलिए इन दोनों को डिवाइड किया गया है, इसको हम जानते हैं। तो फर्स्ट लाइन ड्रग इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये मोर कॉमनली यूज्ड होता है, क्योंकि ये हर जगह आपको मिल जाएगा। इसमें साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होता है फर्स्ट लाइन ड्रग में। किसी भी डिजीज़ के फर्स्ट लाइन ड्रग में वो हमेशा यूज़ में आएंगे और उसका साइड इफ़ेक्ट कम होता है। और सेकेंड लाइन ड्रग में क्या होता है, वो मोस्ट कॉमनली यूज़ नहीं होता है और उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। और इसका तभी यूज़ करेंगे सेकेंड लाइन ड्रग का जब फर्स्ट लाइन ड्रग हमारा काम ना करने लगे, उसका सेकेंड लाइन ड्रग का इफ़ेक्ट कम होने लगे, तभी हम जब फर्स्ट लाइन ड्रग का इफ़ेक्ट कम होने लगता है तभी हम सेकेंड लाइन ड्रग को रिकमेंडेड करते हैं। तो अब देखते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग में जो भी ड्रग आते हैं उसको हम एक निमोनिक्स से याद रखते हैं। राइप मीन्स रिफाम्पिसिन, आई मीन्स आइसोनियाजिड, P means pyrazinamide and E means ethambutol and सेकेंड लाइन ड्रग में स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है। अब देखते हैं सबसे पहले आइसोनियाजिड को हम लोग H से डिनोट करते हैं। ये सिंगल बेस्ट ड्रग फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ टीबी इन HIV। ये क्या करता है, HIV में क्या होता है कि पेशेंट जो है इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है। इम्यूनिटी पावर कम होने में क्या होता है कि उसको कोई भी बीमारी आ सकता है। तो HIV में टीबी के प्रोफाइलेक्सिस के लिए, मतलब टीबी ना हो पेशेंट को, इसीलिए उसमें आइसोनियाजिड देते हैं पेशेंट को। और ये आइसोनियाजिड का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, आइसोनियाजिड का साइड इफ़ेक्ट क्या करता है, डिक्रीज विटामिन B6। विटामिन B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। ये क्या करता है, विटामिन B6 के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देता है। ठीक है। अब देखते हैं विटामिन B6 का फंक्शन ऑफ विटामिन B6 एंड इट्स साइड इफेक्ट ऑफ आइसोनियाजिड। तो विटामिन B6 क्या करता है, हेम का सिंथेसिस करता है। ठीक है, हीम का सिंथेसिस करेगा। जब हम आइसोनियाजिड लेंगे तो वो क्या करेगा, विटामिन B6 का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो हीम का सिंथेसिस कम होगा। हीम का सिंथेसिस कम होगा तो उसका साइड इफेक्ट क्या हो जाएगा, एनीमिया। विटामिन B6 का नॉर्मली क्या करता है, नर्व के फंक्शन को मेंटेन रखता है। अगर विटामिन B6 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो नर्व फंक्शन ठीक से काम नहीं कर पाएगा, तो उससे साइड इफेक्ट क्या होगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगा। इसीलिए आइसोनियाजिड में जो विटामिन B6 एब्जॉर्प्शन को रोक देता है, तो क्या होगा कि गाबा, अब विटामिन B6 क्या करता है, गाबा के हार्मोन को मेंटेन करता है। अगर हमारे बॉडी में विटामिन B6 नहीं रहेगा तो गाबा हार्मोन का क्वांटिटी कम होने लगेगा। और गाबा क्या करता है, वो ब्रेन को रिलैक्स करके रखता है। रिलैक्स मसल्स को रिलैक्स करता है, डिक्रीज करता है ब्रेन की एक्टिविटी को। और ये गाबा है एंटागोनिस्ट एसिटाइल कोलिन हार्मोन। तो एसिटाइल कोलिन हार्मोन का क्या है फंक्शन, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है मसल्स को और ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ाता है। हमको कोई भी, अगर हमारे ब्रेन में कोई भी मेमोरी कब बनता है, जब हमारा ब्रेन जो है रिलैक्स मूड में रहता है। जब हमारा ब्रेन रिलैक्स ही नहीं रहेगा, उसका एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा, तो हमारा ब्रेन किसी भी चीज़ को याद नहीं रख पाएगा और किस कंडीशन में कैसा हमको बिहेव करना है वो भी वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। मान लेते हैं कभी किसी कंडीशन में हमको ऐसा सिचुएशन है जब हमको
सैड फील सैड मतलब फीलिंग करना चाहिए, लेकिन उस समय आप जोर जोर से हंस रहे हैं। गावा रहेगा तभी तो आप सोच पाइएगा ना कि मतलब हमको कैसा मतलब एक्सप्रेशन देना है। उस समय आपका ब्रेन का एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहेगा, जब ये गावा आपके ब्रेन में नहीं रहेगा। तो जब ब्रेन में गावा नहीं रहेगा तो ब्रेन रिलैक्स मूड में नहीं रहेगा और ब्रेन का एक्टिविटी क्या हो जाएगा, इसके कारण बढ़ जाएगा। तो ये हो गया आइसोनियाजिड का साइड इफेक्ट। अब आइसोनियाजिड का साइड इफेक्ट को एक हम निमोनिक्स से याद रखते हैं, जैसे चेंज। चेंज में क्या होता है, सी फॉर चेंज इन मेमोरी, एस से हेल्यूसिनेशन। मान लेते हैं कि अगर आपको ब्रेन का ऑसिपिटल लॉब का एक्टिविटी बढ़ गया, ऑसिपिटल लॉब में क्या हो जाएगा, आपका सीजर आ गया। तो ऑसिपिटल लॉब में क्या होता है कि ऑप्टिक नर्व रहता है, और ऑप्टिक नर्व होगा तो आपको विजुअल हेल्यूसिनेशन होगा। मान लेते हैं टेम्पोरल लोब है, टेम्पोरल लोब में ऑडिटरी नर्व रहता है, तो आपको क्या हो जाएगा, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब ए फॉर एनीमिया, एन फॉर न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है सोनियाजिड का। और न्यूरोपैथी में क्या जब होगा तो उसमें नमनेस आपको लगेगा या फिर टिंगलिंग सेंसेशन होगा। जी फॉर गायनेकोमास्टिया मतलब ब्रेस्ट डेवलप्ड इन मेल। और ई मीन्स यूफोरिया, आपका ब्रेन का एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहेगा, तो आप हमेशा जो है खुश महसूस कीजिएगा। और इसका ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोपैथी क्या है, पायराजीनामाइड। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोपैथी क्या है, पैराजीनामाइड। अब देखते हैं कि मेल में ब्रेन कैसे डेवलप हो जाता है आइसोनियाजिड के कारण। अब देखिए, एस्ट्रोजन फॉर्म बाय एड्रिनल ग्लैंड जोना रेक्टिकुलाटा इन मेल। ठीक है, एंड इट इज इनएक्टिवेटेड बाय लीवर एंड प्रिवेंट ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ये क्या होता है कि मेल में जो है एस्ट्रोजन नॉर्मली एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू डेवलप होता है और बहुत ही कम अमाउंट में होता है, जिसको क्या करता है, लीवर उसको इनएक्टिव कर देता है एस्ट्रोजन को। इसी के कारण क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट मेल में नहीं हो पाता है। लेकिन क्या होता है कि हमने पिछले क्लास में किया था कि ये जो है आइसोनियाजिड जो है क्या है, एक हिपेटोटॉक्सिक ड्रग है। हिपेटोटॉक्सिक ड्रग मतलब वो लीवर को नुकसान डैमेज करेगा। ठीक है, जब वो लीवर को डैमेज करेगा तो इसमें क्या होगा कि जो एस्ट्रोजन को जो इनएक्टिव करता है जो एंजाइम, वो सिक्रीट होता है लीवर से। जो लीवर आपका आइसोनियाजिड क्या करेगा, लीवर को डैमेज जब कर देगा तो लीवर से वो एंजाइम आपका सिक्रीट नहीं हो पाएगा। सिक्रीट नहीं हो पाएगा तो एस्ट्रोजन अपना काम करना स्टार्ट कर देगा और क्या करेगा, मेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एवरी ड्रग एंड डिजीज विच अफेक्ट लिवर काउज गायनेकोमास्टिया इन मेल। समझ में आ गया। अब देखिए पैरिडॉक्सिन। पैरिडॉक्सिन किसको बोलते हैं, विटामिन B6 को बोलते हैं। पैरिडॉक्सिन रिड्यूस ऑल साइड इफेक्ट ऑफ आइसोनियाजिड एक्सेप्ट गायनेकोमास्टिया। क्यों, क्योंकि ये गायनेकोमास्टिया जो है विटामिन B6 की कमी से नहीं हो रहा है, बल्कि ये हो रहा है लीवर का डैमेज के वजह से, इसीलिए ये जो है रिवर्सिबल नहीं है। आइसोनियाजिड क्रॉस मैक्सिमम ब्लड ब्रेन बैरियर। ये क्यों है, क्योंकि आइसोनियाजिड के कारण क्या होता है, हमारे बॉडी में गावा कम होता है। गावा जब कम होगा, ब्रेन में बहुत क्रॉस करेगा ब्लड ब्रेन बैरियर को, तो वो ब्रेन में जाएगा और ब्रेन का एक्टिविटी को वो क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट कर देगा। अब इसमें क्या गावा क्या करेगा, ड्यू टू इंक्रीज ब्रेन एक्टिविटी। गावा कम होने से क्या होता है, ब्रेन का एक्टिविटी इंक्रीज होने से क्या होगा, चेंज इन मेमोरी होगा, फिर हेल्यूसिनेशन होगा, उसके बाद यूफोरिया होगा। ठीक है, अब देखते हैं रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन क्या है, इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, और ये ऑरेंज हो जाता है यूरिन। और ये क्या है, एक नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, अगर पेशेंट को आप रिफाम्पिसिन देते हैं तो अगर उसका
ऑरेंज कलर का यूरिन आ रहा है तो ये नॉर्मल है, ठीक है। और ये क्या होता है कि ये ऑरेंज किसके वजह से होता है? ये रिफाम्पिसिन ड्रग जो है ये जाके मेटाबोलाइज होता है लीवर में, ठीक है। लीवर में मेटाबोलाइज होता है तो उस लीवर क्या करता है, उस रिफाम्पिसिन को ऑरेंज कलर में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए रिफाम्पिसिन देने से पहले हम लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं। ये रिफाम उसके बाद रिफाम्पिसिन के कारण कॉन्टैक्ट लेंस जो भी पहनते हैं उनका कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट लेंस भी ऑरेंज कलर का हो जाता है। और ये जो है रिफाम्पिसिन जो है सिंगल ट्रीटमेंट ऑफ टीबी, इसको हम क्या करते हैं, सिंगल ट्रीटमेंट में भी इसको सिर्फ रिफाम्पिसिन हम चला सकते हैं। किसमें? टीबी में सिंगल ट्रीटमेंट के लिए रिफाम्पिसिन को यूज कर सकते हैं। और ये क्या है, मोस्ट बैक्टीरियोसाइडल है, ये मोस्ट बैक्टीरियोसाइडल है, इसीलिए सिंगल ट्रीटमेंट इसका हम चला सकते हैं, ठीक है। अब रिफाम्पिसिन के कारण हमें 3 सिंड्रोम दिखने को मिलता है, जैसे एफ एक सिंड्रोम हो गया फ्लू लाइक सिंड्रोम, और दूसरा हो गया एब्डोमिनल सिंड्रोम, और तीसरा हो गया क्यूटेनियस सिंड्रोम, और चौथा हो गया पल्मोनरी सिंड्रोम। ये 4 टाइप का सिंड्रोम रिफाम्पिसिन के कारण देखने को मिलता है। फ्लू लाइक सिंड्रोम होगा तो उसमें रनिंग नोज, हेडेक होगा। एब्डोमिनल सिंड्रोम में पेन, डायरिया होगा। पल्मोनरी सिंड्रोम में डिस्निया होगा, O2 का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। और ये क्यूटेनियस सिंड्रोम में क्या होगा, इचिंग होगा, रैश होगा, ठीक है। ये तीनों फ्लू लाइक सिंड्रोम, एब्डोमिनल सिंड्रोम एंड क्यूटेनियस सिंड्रोम, ये तो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से क्या करते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये पल्मोनरी सिंड्रोम जो है, जब भी हमको पल्मोनरी सिंड्रोम दिखेगा तो हम क्या करेंगे, ड्रग को स्टॉप कर देंगे, रिफाम्पिसिन को स्टॉप कर देंगे। अब देखते हैं कि ये रिफाम्पिसिन वर्क कैसे करता है, ठीक है। अब रिफाम्पिसिन जब भी आएगा तो हम इसको एक निमोनिक से याद रखेंगे, रिफाम्पिसिन। R means RNA synthesis decrease in bacteria। रिफाम्पिसिन क्या करता है, बैक्टीरिया में जो आरएनए का सिंथेसिस होता है उसको ही ये क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। जो आरएनए ही नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया ही नहीं बचेगा, इसीलिए क्या होता है, ये मोस्ट बैक्टीरियोसाइडल होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आई मीन्स इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होता है इसमें, मतलब आपका जो है किडनी में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ये जो है साइड इफेक्ट रेयर देखने को मिलता है। और एफ मीन्स फ्लू लाइक सिंड्रोम, इसमें हो जाएगा रनिंग नोज, हेडेक। और ये क्या करता है, फूड एब्जॉर्प्शन क्या करता है, फूड क्या करता है, जब भी हम रिफाम्पिसिन लेंगे, फूड क्या करता है, रिफाम्पिसिन के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देता है। इसीलिए हम जब भी रिफाम्पिसिन को देंगे पेशेंट को तो एम्प्टी स्टोमक में देंगे, नहीं तो 2 घंटा के बाद देंगे। अब देखते हैं ए मीन्स एब्डोमिनल सिंड्रोम आएगा, पेन या डायरिया। उसके बाद एम मेक यूरिन ऑरेंज। P4 पल्मोनरी सिंड्रोम, पल्मोनरी सिंड्रोम परप्यूरा। क्यों परप्यूरा होगा, परप्यूरा में क्या होता है, प्लेटलेट्स, रिफाम्पिसिन प्लेटलेट्स का काउंट को डिक्रीज करता है, उसके कारण क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। इंटरनल ब्लीडिंग को ही हम लोग बोलते हैं परप्यूरा, परप्यूरा बोलेंगे। और ये जो है P4 प्रेगनेंसी में क्या होता है, सेफ होता है रिफाम्पिसिन। और ये क्या करेगा, जब ये प्लेटलेट्स को डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, प्लेटलेट्स आईएनआर को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। आईएनआर ब्लड इन्वेस्टिगेशन को ये डिस्टर्ब करता है। अब C4 क्यूटेनियस सिंड्रोम, इसमें आएगा इचिंग दिखेगा, रैश दिखेगा। और ये क्या करता है, C4 कॉन्ट्रासेप्शन फेल्योर भी करता है। और ये मोस्ट साइडल हो गया, बैक्टीरियोसाइडल, C4 बैक्टीरियोसाइडल। आई क्या होता है, ये इंजाइम इंड्यूसर है। इंजाइम इंड्यूसर किस मेडिसिन का है, किसका है, इंडिया एंजाइम इंड्यूसर नेविरेपिन का। इसीलिए नेविरेपिन किस पेशेंट में चलता है, एचआईवी में, एचआईवी में चलता है। इसीलिए जो है रिफाम्पिसिन हम कभी भी एचआईवी पेशेंट को नहीं देंगे, क्योंकि उसमें
नेविरेपिन को क्या कर देगा, नेविरेपिन को वो इंड्यूस कर देगा और इसका ब्रेकडाउन भी इंक्रीज होने लगेगा और इसका एक्सक्रीशन भी ज़्यादा होने लगेगा। ठीक है, नेविरेपिन का जब एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा कि इसका ड्रग का जो है इफिकेसी कम होने लगेगा, इफिकेसी कम होगा। और ये नेविरेपिन क्या होता है, हिपैटोटॉक्सिक है। हिपैटोटॉक्सिक है, अगर हम इसका डोज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारे लीवर को डैमेज कर देगा। पता चला कि टीबी में बचाने के चक्कर में हम अपना लीवर को खराब कर रहे हैं। इसीलिए रिफाम्पिसिन को एचआईवी में कभी नहीं देते हैं। अब ये क्या करता है, रिफाम्पिसिन डैमेज करता है प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स जब डैमेज करेगा तो उसके कारण ब्लीडिंग होगा, ब्लीडिंग के कारण क्या होगा, परप्यूरा हो जाएगा। परप्यूरा क्या है, हेमरेजिक रैश है। ठीक है, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, रिफाम्पिसिन ड्रग जो चल रहा है इसको हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, इमीडिएटली स्टॉप कर देंगे। अब ये क्या है, रिफाम्पिसिन क्या है, एक एंजाइम इंड्यूसर है। ये क्या एंजाइम इंड्यूसर क्या होता है, वो मेटाबॉलिक ड्रग के किसी भी दूसरे ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। अगर उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हुआ तो उसका एक्सक्रीशन भी इंक्रीज हो जाता है। अब देखते हैं कि एंजाइम इंड्यूसर किस किस ड्रग का है, निमोनिक से याद रखेंगे, नाउ। नाउ मीन्स नेविरेपिन। ये नेविरेपिन किसका है, ड्रग ऑफ चॉइस इन एचआईवी। और ये क्या है, नेविरेपिन एक हिपैटोटॉक्सिक है। इसीलिए नेविरेपिन, इसीलिए एचआईवी पेशेंट में रिफाम्पिसिन कभी भी नहीं देते हैं। और ये क्या किसका एंजाइम इंड्यूसर है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का। ठीक है, इसके कारण क्या हो सकता है, कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर हो सकता है। इसीलिए कोई अगर ओसीपी यूज कर रहा है तो उसमें हम रिफाम्पिसिन देंगे, लेकिन ओसीपी देंगे लेकिन उसका डोज को बढ़ा के देंगे। और ये वारफेरिन के भी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है, तो ये पीटीआईएनआर जो होता है उसको भी ये बढ़ा देता है। अब देखते हैं इथाम्ब्यूटोल। सारे जितने भी एटीटी ड्रग हैं वो क्या कर, सब साइडल है एक्सेप्ट इथाम्ब्यूटोल। इथाम्ब्यूटोल क्या करता है, ये जो है ओनली बैक्टीरियोस्टैटिक। इथम, थम मीन्स रुक जाओ, मतलब ये सिर्फ बैक्टीरिया को रोक के रखता है। ये इथाम्ब्यूटोल जो है बैक्टीरियोस्टैटिक है। और ये इसका जो है साइड इफेक्ट क्या है, हमारे रेटिना में रॉड्स हैं, कॉन्स हैं, तो ये क्या करेगा, कलर भी कौन क्या करता है, कलर विजन कराता है। तो जो भी जितने भी लाइट हमारे रेटिना पे पड़ते हैं तो वो कौन क्या करेगा, सारे लाइट कलर को कलेक्ट करके ऑप्टिक नर्व के थ्रू विजुअल सेंटर पे पहुंचाता है। उसके बाद हम कलर डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा कि इथाम्ब्यूटोल जो है क्या करेगा, रेटिना में रॉड्स है या कॉन्स है तो उसको जाके ये डैमेज करता है। अर्ली स्टेज में क्या होगा, अर्ली स्टेज में क्या होता है कि मान लेते हैं कॉन्स को डैमेज किया, तो कॉन्स को डैमेज किया तो हमको क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस होगा तो सबसे ज़्यादा कलर ब्लाइंडनेस होता है रेड एंड ग्रीन का। तो इसको क्या करेंगे हम, स्टॉप कर देंगे। स्टॉप इसलिए क्यों करेंगे, क्योंकि अगर हम जब कलर ब्लाइंडनेस आ गया, अगर हम स्टॉप नहीं करेंगे तो वो ऑप्टिक नर्व को लेटर स्टेज में क्या करेगा, डैमेज कर देगा। उसके कारण क्या हो जाएगा, ऑप्टिक न्यूराइटिस होगा। ऑप्टिक न्यूराइटिस होगा और इसको हम बोलते हैं रिट्रोबल्बर न्यूराइटिस। क्योंकि ये जो है हमारे ब्रेन के पीछे ऑप्टिक नर्व रहता है, इसीलिए इसको आँख के पीछे रहता है, तो इसको रिट्रोबल्बर न्यूराइटिस बोलते हैं। तो इसके कारण क्या हो सकता है, ब्लाइंडनेस, परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकता है। इसीलिए जब भी कलर ब्लाइंडनेस हमको, कलर ब्लाइंडनेस का सिम्टम्स दिखे उसी टाइम इथाम्ब्यूटल को हमको रोक देना है। और इथाम्ब्यूटल को हम कभी भी किस में नहीं देंगे, चिल्ड्रन में नहीं देंगे। क्योंकि वो जो है वो बच्चे जो है कलर का शिकायत नहीं कर सकते हैं कि हमको ये रेड नहीं दिख रहा है या फिर ग्रीन रेड दिखाई पड़ रहा है। बच्चे कभी भी
कलर ब्लाइंडनेस का जो है सिम्टम्स नहीं बता पाते हैं, इसीलिए इसको चिल्ड्रन में कभी भी नहीं देते हैं। कलर ब्लाइंडनेस आने के बाद तुरंत ड्रग स्टॉप कर दे नहीं तो ब्लाइंडनेस हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं पायराजीनामाइड। पायराजीनामाइड को हम जेड से इंडिकेट करते हैं। ये क्या करता है, हाइपर यूरिसीमिया करता है, ठीक है। अगर ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ गया तो उसको यूरिसीमिया बोलते हैं। और इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, इसको स्टॉप कर देंगे। अगर स्टॉप नहीं किए तो बाद में क्या हो जाएगा, ये यूरिक एसिड जॉइंट में जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा और उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, गाउट हो जाएगा। जब गाउट हो जाएगा तो उसमें भी हम क्या करेंगे, ड्रग को स्टॉप कर देंगे। गाउट उसको बोलते हैं जब यूरिक एसिड जॉइंट में इंक्रीज हो जाता है। अब देखते हैं सेकेंड लाइन ड्रग स्ट्रेप्टोमाइसिन को। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक कौन कौन सा ग्रुप का ड्रग है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप का ड्रग है। इस ग्रुप के ड्रग कभी भी हम ओरल रूट से नहीं देते हैं, ये हमें जब भी स्ट्रेप्टोमाइसिन देंगे वो आईवी रूट से देंगे। और ये क्या है, ओटोटॉक्सिक है। क्या है ये, ओटोटॉक्सिक है। और ये क्या है, कोक्लिया को डैमेज करता है, वेस्टिब्यूल को डैमेज करता है। कोक्लिया डैमेज करेगा तो हियरिंग लॉस होगा, वेस्टिब्यूल को डैमेज करेगा तो हम बैलेंस नहीं बना पाएंगे, वर्टिगो वर्टिगो होगा, उसके कारण हमको चक्कर आएगा। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, वेस्टिब्यूलर कोक्लियर नर्व को ये क्या करता है, डैमेज करता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। और ये क्या होता है, टिरेटोजन होता है, इसीलिए हम इसको प्रेगनेंसी में कभी भी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये बच्चे का हियरिंग लॉस कर सकता है। तो हमने देखा कि स्ट्रेप्टोमाइसिन एक ओटोटॉक्सिक हुआ और इथाम्ब्यूटोल आपका ऑप्टिक न्यूराइटिस क्रिएट करता है, ठीक है। ये हियरिंग लॉस करेगा और इथाम्ब्यूटोल विजन लॉस करेगा। थैंक यू।